नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यानी कि ये सभी 30 प्रश्न आपके सीटेट 2016 जो कि 18 सितंबर को हुआ था 2016 में, उस एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 प्रश्न रिपीट कर जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन नंबर ए है सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और ऑप्शन नंबर डी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो अगर आपको याद होगा, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक संरचना सिद्धांत यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वह समाज से सीखते हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चों में सोच और उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया से ही आता है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह उनके अन्य व्यक्तियों से जो अंतर संबंध होते हैं उस पर निर्भर होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ऑप्शन बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ऑप्शन सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों के लिए पॉजिटिव होगा। तो अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें तो जो शिक्षक होते हैं उनके लिए ये होता है कि शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं जिससे कि सभी छात्र लाभान्वित हो सके। तो लाभान्वित कैसे होंगे सभी छात्र? अगर जो शिक्षक होगा वह प्रत्येक बच्चों से बातचीत करेगा और उनके दृष्टिकोण को महत्व देगा। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन नंबर ए है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, ऑप्शन बी है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, ऑप्शन सी है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो आकलन किस दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होता है यह पूछ रहा है प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटि का ज्ञान होता रहे जिससे कि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। क्योंकि आकलन के द्वारा बालक की त्रुटि का पता चलता है, बालक कहाँ पर गलती कर रहा है उसका ज्ञान होता है अध्यापक को, जिससे कि उसकी कमियों को अध्यापक दूर कर सकते हैं और शिक्षकों को इसके द्वारा प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वह एक सुविधादाता की होती है। ठीक, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रश्न जो हैं इसके आंसर आयोग के द्वारा माने गए हैं और सभी आंसर जो आपको बताए जा रहे हैं एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन नंबर ए है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ऑप्शन बी है का एक मात्र निर्धारक होती है, ऑप्शन सी है के साथ संबंधित नहीं मानी जाती और ऑप्शन नंबर डी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो अगर विविध कक्षाओं में देखा जाए अलग अलग प्रकार की कक्षाएं हैं तो उसमें
विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं जो होती हैं विद्यार्थियों के अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि कक्षा में जो भी कार्य किया जाता है उसका मार्गदर्शक पर कार्य करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 6वां है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए है एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन बी है जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन डी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से तात्पर्य है कि जो समावेशी विद्यालय होते हैं उसका अर्थ है। तो समावेशी विद्यालय में क्या होता है कि बच्चों को हर प्रकार के बच्चे वहाँ शामिल होते हैं, जैसे हैंडीकैप्ड जो होते हैं या फिर सामान्य बच्चे होते हैं, प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं, सबको एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और ऑप्शन नंबर डी है गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका आंसर देखा जाए तो विविध प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि अगर अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले अलग अलग बच्चे हैं तो उनसे युक्त जो कक्षा होती है उसमें सभी विद्यार्थियों के अनुभव जो भी अधिगम होते हैं वह बढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि यह सही कथन है, क्योंकि बच्चे अपने जो भी साथी समूह होते हैं उनके साथ कौशल सीखते हैं और अपने साथियों के साथ उनको सीखने में आनंद भी आता है और जो भी सीखते हैं वह स्थायी भी रहता है। बच्चों को जो भी अपने साथियों के साथ सीखते हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं और स्थायी होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन नंबर ए है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन नंबर बी है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर डी है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो जो भी सुनने में असमर्थ बच्चा है यानी कि श्रवण से संबंधित जिसको समस्या है उन बच्चों को नियमित विद्यालय में ही भेजना चाहिए, क्योंकि नियमित विद्यालय में बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसको उसके अनुसार सुविधा और साधन उपलब्ध हों। तो अगर सुनने में बच्चा असमर्थ है, सुनने की समस्या है उसको, तो कुछ ऐसे साधन, कुछ ऐसी सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए नियमित विद्यालय में ही, जिससे कि वह भी सामान्य बच्चों की तरह सीख सके। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन नंबर ए है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऑप्शन बी है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन डी है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो अगर इसमें देखा जाए तो वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रतिभावान जो विद्यार्थी होते हैं यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह बच्चा जो है वह ऊब जाता है, यानी कि उसको यहाँ पर प्रतिभावान से देखा जाए तो बच्चा अधिक प्रतिभावान है, क्रिएटिव है, उसको कुछ न कुछ नया सीखना है और सीखने के लिए बच्चा प्रेरित है, यानी कि स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित है। तो इसको कुछ ऐसा दिया जाए ताकि वह ऊबे ना क्लास में, सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाए लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी उससे कराई जाए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर।
ऑप्शन बी है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर डी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो बात हो रही है प्राथमिक कक्षा की, और एक शिक्षिका जो होती है वह प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है, तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। क्योंकि अगर बच्चा प्राथमिक स्तर का है और उसको जो भी विषय वस्तु सिखाई जाती है उसको उसके जीवन के साथ जोड़कर, जीवन के साथ संबंधित करके सिखाया जाए तो अधिगम जो होता है अधिक प्रभावशाली होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन 2 है बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो आपको यहाँ से इस चारों में से बताना है कि कौन सा बच्चों के बारे में सही कथन है। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है सक्रिय अन्वेषक होते हैं, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो प्रश्न सबसे पहले आप देखेंगे तो पहला जो है यह गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, तो हाँ, बच्चों को समस्या समाधान करता कहा जाता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे, ये तीनों कथन जो है सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको अब डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। हर सब्जेक्ट का पेपर और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आपको डेली मिलते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपकी तैयारी हो चुकी है तो यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है याद रखने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन नंबर सी है, आप ध्यान से सारे ऑप्शन को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कौन से ऑप्शन विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव है और कौन से ऑप्शन नेगेटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को बहुत से उधार देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना। ऑप्शन डी है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो दंडित करना बिल्कुल निगेटिव है बच्चों के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को बहुत सारे आप उधार देंगे और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। अगर बच्चे, आपने कोई भी क्वेश्चंस किया बच्चों से, अगर बच्चे गलत भी आंसर देते हैं तो आप उनको प्रोत्साहित करिए कि सही बताने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को दंडित करेंगे या फिर कहेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो हैं वह सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, यह पूछता है प्रश्न में। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। तो आप खुद देख लीजिएगा कि कौन से प्रश्न, जो भी ऑप्शन है वह पॉजिटिव हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों का उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से विकास होता है जहां पर उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं, बच्चे जो हैं वह अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 14, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए है, मतलब पहला कथन है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा कथन है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। और तीसरा है बच्चे ने अपने
अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इस प्रश्न का अगर देखें, तीनों कथन आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन नंबर ए है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ऑप्शन नंबर बी है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगी। तो एक शिक्षिका है, विद्यार्थियों से उसको क्या ऐसा शब्द या क्या ऐसा वाक्य कहना है कि बच्चों में प्रेरणा का विकास हो, बच्चे प्रेरित हो सीखने के लिए। तो यहाँ पर अगर शिक्षिका बच्चों से ये कहती है कि तुम करने की कोशिश करो और तुम इसे सीख जाओगे, तो बच्चे इसे क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं पर अगर ये कहा जाए कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को यहाँ पर सिखाना है, प्रोत्साहित करना है कि बच्चे अच्छे से उस कार्य को कर सकें, सीखने की कोशिश करें। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, उसमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन बी है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन सी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन डी है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम जैसे टॉफ़ी। तो अगर किसी भी शिक्षिका को विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है, तो उसको व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर बी है, रट कर याद करने के लिए जिसमें वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन सी है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन डी है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो किसी भी प्रारंभिक कक्षा में अगर प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जैसे बच्चे जो हैं वह जिज्ञासु बने, यानी कि खुद सीखने की कोशिश करें, जिज्ञासा उत्पन्न हो बच्चों में, बच्चे खुद प्रश्न करें, शिक्षक से पूछें कि ये प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो सकता है, और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। तो ऑप्शन नंबर ए है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी है, शारीरिक दंड। ऑप्शन सी है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन डी है, प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो होता है वह प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है और यह एक अनुकरणीय शिक्षा होती है, यानी कि अगर बच्चा अनुकरण से सीखता है, जो भी बच्चा होता है वह अनुकरण से ही प्रारंभ में सीखता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। ऑप्शन बी है, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। ऑप्शन सी है, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर डी है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो अगर विकास का सिर पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत जो होता है वह सिर से पैर की ओर, जो भी विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है और यह शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ठीक, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। जन्म पूर्व का समय। ऑप्शन बी है, मध्य बचपन का समय। सी है, वयस्कावस्था। ऑप्शन डी है, प्रारंभिक बचपन का समय। तो यहाँ पर अगर भाषा विकास के लिए देखा जाए तो सबसे संवेदनशील समय जो होता है वह होता है प्रारंभिक बचपन का समय। और यह प्रश्न ये 16 में ही नहीं, 2016 में ही नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि 3 से 4 बार ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 21वां, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिक और पर्यावरण, ऑप्शन बी है वृद्धि और विकास, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी है अनुशासन और पौष्टिकता। तो यहाँ पर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रश्न बड़ा है। प्रश्न बड़ा भले ही है, लेकिन आपको केवल समझना है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है आपका एक टॉपिक है आपकी सिलेबस में, और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनना ही बनना है CDP में। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22वां। तो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी है विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है परिवार और रिश्तेदार। तो यहाँ पर पूछा है सामाजिकरण के गौण वाहक। अगर मुख्य वाहक पूछता तो परिवार और पास पड़ोस हो जाता, लेकिन अगर गौण वाहक पूछा है तो वह हो जाएगा परिवार नहीं, परिवार जो है वह मुख्य वाहक में आते हैं। गौण वाहक में हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिकरण का मुख्य वाहक, अगर कोई भी ऑप्शन अगर उसमें परिवार आ जाता है तो वह मुख्य वाहक हो जाएंगे। उसके बाद अगर पास पड़ोस हो, विद्यालय हो, निकटतम परिवार के सदस्य हो, रिश्तेदार हो, तो सभी हो जाएंगे गौण वाहक में। परिवार ही मुख्य वाहक में आएगा, और परिवार के साथ अगर पास पड़ोस आ गया तो वह आपका मुख्य वाहक हो जाएगा। तो यहाँ पर गौण वाहक, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो आपने देखा आज का ये जो सीरीज़ है, यानी कि 30 प्रश्न जो हैं आपके 2016 में आए हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न भी वाइगोत्स्की से था और 23वां प्रश्न भी वाइगोत्स्की से आपको मिल गया, यानी कि वाइगोत्स्की आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, ऑप्शन नंबर ए है संतुलन, ऑप्शन बी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन डी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बच्चे या फिर जो भी होते हैं वे सीखते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया से, सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चे सीखते हैं। सीखने का विकास जो होता है बच्चों में वह सामाजिक अन्योन्य क्रिया से, यानी कि समाज में आकर ही बच्चा सीखता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ऑप्शन बी है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन सी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन डी है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। ये चीज़ें जो होती हैं समाज से ही संबंधित होती हैं। अगर ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, समाज में गर्व करेंगे माता पिता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि नैतिक जो कोहल वर्ग का नैतिक तर्क का सिद्धांत है वहाँ से भी आपके 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे 25। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक होता है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे जो होते हैं एक सक्रिय खोजकर्ता या सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 26 है, जीन पियाजे से ही यह प्रश्न भी पूछा गया है। आपने देखा कि इस सीरीज़ में 2 प्रश्न जो हैं वह जीन पियाजे से ही पूछे गए हैं, और ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा
निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन सी है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनमें संशोधन और समावेशन होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समावेशन और समायोजन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 27। तो प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर शिक्षक को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन बी है नियामक है, ऑप्शन सी है समावेशन को हतोत्साहित करता है, ऑप्शन डी है आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो प्रगतिशील अगर कक्षा की बात की जाए तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक जो होता है वह आवृत्ति को बढ़ावा देकर जो भी अधिगम होता है, जो भी सीखना होता है उसको आसान बनाता है। किस प्रकार से आवृत्ति को बढ़ावा देगा, यानी कि बच्चे जो है रिवीजन करें, रिवीजन के माध्यम से जो होता है सीखना सुगम होता है, यानी कि आसान होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। ऑप्शन बी है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन डी है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो अगर प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर देखें तो हार्वर्ड गार्डनर की सिद्धांत का नाम ही है बहुबुद्धि सिद्धांत, आप सभी जानते होंगे। और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शिक्षक को क्या चाहिए कि विषय वस्तु जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं अध्यापक, वह वैकल्पिक विधियों से पढ़ाएं, यानी कि अलग अलग विधियों से। बच्चे जैसा पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वह जैसे समावेशी विद्यालय की बात करें तो कुछ बच्चे हैं प्रतिभाशाली हैं, कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को सिखाया जाए। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक को चाहिए विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29। कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करते हैं। ऑप्शन बी है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन सी है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। ऑप्शन डी है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि बच्ची जो है वह खुद से बात कर रही है, कोई भी काम कर रही है और खुद से बात कर रही है, तो जीन पियाजे जो है इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। ठीक, अगर जीन पियाजे की बात करें तो अगर बच्चे खुद से बात करते हैं तो जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। और वहीं पर अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की कहेंगे कि बच्चे के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, जीन पियाजे जो हैं वह अगर बच्चा खुद बात कर रहा है खुद से तो जीन पियाजे कहेंगे कि बच्चे में अहम केंद्रित भाषा का विकास हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। लिंग है, ऑप्शन नंबर ए है जैविक सत्ता, ऑप्शन बी है शारीरिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी है सहज गुण, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक संरचना। तो लिंग जो है यह प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है क्योंकि ये इसका राइट आंसर माना गया है। उस समय तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने इनका आंसर करके आया था जैविक सत्ता, लेकिन जैविक सत्ता नहीं इसका राइट आंसर होगा। आयोग ने सामाजिक संरचना माना था। लिंग जो है सामाजिक संरचना है। इस प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यान से में रखना है और बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी रिपीटेड है। मैं आपको दिखाऊंगी अलग अलग ईयर में ये प्रश्न पूछा गया है। लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है, आप एकदम अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो 30 प्रश्न था 2016 में पूछा गया था और 2016 में 18 सितंबर को जो आपका सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं पूछे गए थे। तो आप सभी अभ्यर्थी
ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।